जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर लाइकिंग आवर प्रीवियस एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़। आज इस सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट की दूसरी एपिसोड है और आज हमें जॉइन किया है डॉक्टर बैजत, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद मी एंड अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum and thank you so much for giving me this opportunity today. वी आर थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया। जैसे कि मेरा रमज़ान चल रहा है और हमारे पास हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन में काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ियादती या डायबिटीज़ के आर्ज़ में मुब्तला हैं और आप भी स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक डायबिटिक जो पेशेंट है वो रमज़ान शुरू होने से पहले या रमज़ान के शुरू में तैयारी के दौरान ऐसे कौन से टेस्ट करवा सकता है या ऐसी क्या चीज़ें अपनी चेक कर सकता है या मॉनिटर कर सकता है जिससे उसे पता चल जाए कि वो वज़न रख सकता है या नहीं रख सकता या उसे रखना चाहिए या रमज़ान की तैयारी के हवाले से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जैसे बाकी रमज़ान की तैयारी के लिए हम प्लान करते हैं, इसी तरह वो अपनी सेहत का भी पहले से प्लान करें। आइडियली 4 टू 8 वीक्स पहले, 4 से 6 हफ्ते पहले पेशेंट जो है वो अपने मालिज से मिलके अपने कुछ टेस्ट करा ले, ताकि उसको ये आइडिया हो सके और जो डायबिटिक पेशेंट के जो स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, वो उनको बेहतर तौर पे गाइड कर सकें कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं सेफ़ली या नहीं रख सकते। इस सिलसिले में जो टेस्ट हम एडवाइस करते हैं या जो पेशेंट ने कराने हैं, उसमें जो सबसे पहले तो एक HbA1c का टेस्ट होता है, जो बेसिकली 3 मंथ्स की डायबिटीज़ के कंट्रोल को बताता है। और जो पेशेंट जो सेफ़ली रोज़ा रख सकते हैं, उनमें ये 7% से कम होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, वो किडनी के हिसाब से है। और डायबिटीज़ आपको पता ही है कि किडनी पर भी असरअंदाज़ होती है, हार्ट पे भी होती है, आइज़ पर भी होती है। तो जो पेशेंट्स जो डायबिटीज़ की बड़ी पेचीदगियों का शिकार नहीं होते, यानी कि जिनको किडनी का, लिवर का, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, वो सेफ़ली रोज़ा रख सकते हैं। इसलिए हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स का तकरीबन 4 टू 8 वीक्स पहले, रमज़ान से आने से पहले, जहाँ A1C का टेस्ट कराते हैं, उसके साथ-साथ हम उनके RFTs भी कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा के देखते हैं। इसके अलावा यूरिन के टेस्ट भी कराते हैं, ताकि हम देखें कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा। ये हमें आइडिया देता है कि किडनी कितनी अफ़ेक्टेड है। इसके अलावा जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम कोलेस्ट्रॉल को भी चेक करते हैं कि कितनी ज़रूरत है। अगर पेशेंट जो है मेजर कॉम्प्लिकेशंस के साथ होता है, जहाँ किडनी या हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसके हिसाब से भी दीगर टेस्ट भी एडवाइस करते हैं। लेकिन ये बेसिक टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पेशेंट इज़ फिट फॉर फास्टिंग और नॉट। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच इतना डिटेल में आंसर देने के लिए। मेरा अगला सवाल ये होगा कि टेस्ट करवा के मरीज़ आप लोगों के पास जब एक आता है और ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं पे मरीज़ होते हैं, कुछ लोग इंसुलिन या टीका लगाने वाली दवाओं पे होते हैं, कुछ टैबलेट्स खा रहे होते हैं। तो मेरा सवाल इंसुलिन से मुतल्लिक होगा कि जो लोग ख़ास तौर पे इंसुलिन लगा रहे होते हैं, वो कैसे अपनी शुगर को या मैनेज कर सकते हैं इंसुलिन के साथ और कितनी तरह की इंसुलिन्स होती हैं और उनमें क्या-क्या फ़र्क होता है और किस तरह से मतलब उनकी डोज़ेज या रूट या किस चीज़ में तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है? अच्छा, जो पेशेंट्स आजकल हमारे पास बहुत टाइप्स के इंसुलिन्स अवेलेबल हैं और हमारे पेशेंट जो हैं वो बहुत तरह की इंसुलिन्स लगा रहे होते हैं, डिफरेंट रेजिम्स के ऊपर होते हैं। अच्छा, इन पेशेंट्स में से जो पेशेंट्स जो फिट हैं फॉर फास्टिंग, जिनको हम एडवाइस करते हैं कि फास्ट कर सकते हैं और वो इंसुलिन के ऊपर हैं, तो हम उनकी इंसुलिन उनके जो है मुताबिक एडजस्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है जिसका HbA1c 7% से कम है, वो रोज़ा रखने के लिए फिट है और वो दिन में सिर्फ एक मरतबा इंसुलिन लगाता है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अच्छा, ये इंसुलिन दिन में कुछ मरीज़ सुबह के टाइम लगाते हैं, कुछ रात के टाइम लगाते हैं। ये एक फ़िक्स टाइम पर लगती है और इसका मील के साथ, फूड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि अगर वो सुबह में इंसुलिन लगा रहे थे, तो अब रमज़ान के दौरान वो ये इंसुलिन रात के टाइम लगाएँगे, एक फ़िक्स टाइम के ऊपर। और इस इंसुलिन को, जो इसको हम लॉन्ग एक्टिंग कहते हैं, बेसल इंसुलिन कहते हैं, इसकी डोज़ भी हम तकरीबन 15 टू 30% पेशेंट की कम कर देते हैं, स्पेशली उन पेशेंट में जहाँ पर ब्लड ग्लूकोज़ ऑलरेडी वेल कंट्रोल्ड है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट्स क कुछ पेशेंट्स होते हैं जो प्री मिक्स्ड इंसुलिन्स पर होते हैं, जिनको जैसे हम 70-30 जिनको कहते हैं, या 50-50 इंसुलिन्स हैं। ये ऑलरेडी मिक्स इंसुलिन्स होती हैं। इनमें 2 तरह की इंसुलिन होती हैं, जो खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर और खाली पेट बढ़ने वाली शुगर दोनों को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स में भी 2 वैराइटीज़ होती हैं। एक वो पेशेंट होते हैं जो सिर्फ़ दिन में 1 मरतबा इंसुलिन लगाते हैं। अगर ये वो पेशेंट हैं जो सुबह के टाइम इंसुलिन लगाते हैं और 1 मरतबा लगाते हैं ये प्री मिक्स्ड इंसुलिन 70-30 इंसुलिन, तो इनको हम एडवाइस करते हैं कि अब इन्होंने सुबह की बजाय इफ्तार के टाइम पे लगानी है।
ये इंसुलिन इफ्तार के टाइम पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? अगर कुछ पेशेंट होते हैं जो यही वाली इंसुलिन दिन में 2 टाइम लगाते हैं, तो जिसमें ज़्यादा मिकदार मॉर्निंग के टाइम पर होती है और कम मिकदार जो होती है वो आफ्टर इवनिंग के टाइम पर, डिनर के टाइम पर होती है। इनको हम एडवाइस करते हैं कि जो मॉर्निंग डोज़ है वो अब इफ्तार के टाइम पे ली जाएगी। ब्रेकफ़ास्ट डोज़ अब इफ्तार के टाइम पे शिफ्ट हो जाएगी और जो इनकी डिनर वाली डोज़ थी, वो सहरी के टाइम पे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जो कि रोज़े के दौरान कुछ खाना-पीना नहीं होता, लो शुगर होने का खदशा हो सकता है, तो इनकी इंसुलिन की डोज़ भी हम तकरीबन जो है 25 से 50% जो है सहरी के वक़्त ही वो कम कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जो दिन में 4 से तकरीबन 3 से 4 मरतबा इंसुलिन लगाते हैं। इसमें उनके पास 2 तरह की इंसुलिन होती है। एक वो इंसुलिन होती है जो खाने से पहले खाने से पहले लगाई जाती है और खाने के बाद आने वाली ग्लूकोज़ की सर्ज को कंट्रोल करती है, और एक बेसल इंसुलिन होती है। इन पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो अपनी जो खाने से पहले वाली इंसुलिन है इफ्तार पे तो सेम डोज़ ही लगाएँगे। सहरी के ऊपर जो इनकी खाने से पहले वाली इंसुलिन है वो तकरीबन हम 25 से 50% कम कर देते हैं, और इसी तरह जो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे होते हैं दिन में, उसकी डोज़ भी तकरीबन 15 से 30% तक कम कर देते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी वेल कंट्रोल्ड हैं, जिनको ब्लड शुगर इनका रोज़े के दौरान कम होने का खदशा होता है। और ये चीज़ उन्होंने रमज़ान से पहले अपने मालिक से मिलके प्लान आउट करनी है कि उनकी जो इंसुलिन की डोज़ेज़ हैं, उसमें कितना रद्द-बदल किया जाना है। सही है। आजकल जैसा कि हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स में और इसी तरह जो न्यूअर कुछ दवाइयाँ आ चुकी हैं जो लोग हफ्ते में एक दफ़ा लगाते हैं। उसके बारे में आप का मतलब क्या एडवाइस होती है? अच्छा, ये बहुत एक गेम चेंजर किस्म की मेडिसिन आई हुई है हमारे पास आजकल, जो बहुत अच्छा डायबिटिक कंट्रोल भी करती है, वीकली इंजेक्ट करनी होती है। अच्छा, इसकी ये है कि रमज़ान से तकरीबन 2 महीने पहले, ऑलमोस्ट 8 टू 6 वीक्स पहले इसकी डोज़ को हम टाइट्रेट करके सेट कर देते हैं। अच्छा, ये रमज़ान के जब शुरू होने वाला होता है तो ये हम स्टार्ट नहीं करते हैं। जो पेशेंट ऑलरेडी इस इंजेक्शन के ऊपर हैं, वो ये इंजेक्शन रमज़ान में कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बगैर। क्योंकि ये ब्लड शुगर को अच्छी तरीके से कंट्रोल तो करती है, लेकिन इसके साथ शुगर लो होने का खदशा उस तरह नहीं है। तो ये रमज़ान में भी उसी तरीके से वीकली अपना इंजेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी डोज़ में और उसी डोज़ में, सेम डोज़ में कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है। मतलब नए 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 जो पेशेंट्स हैं उनको शुरू नहीं करवाई जा सकती रमज़ान में, लेकिन जो पहले से ले रहे हैं वो अपनी उसी डोज़ में वो कंटिन्यू उसी डोज़ में कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक होगा। अच्छा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो ये डायबिटीज़ के जो लोग हैं, ज़ाहिर है वो शाम को इफ्तारी में आपने बताया कि डोज़ेज़ मॉडिफ़ाई करनी है और इस हिसाब से कि शाम की ज़्यादा हो। लोग समोसे पकौड़े भी खाते हैं इफ्तारी में, डायबिटीज़ वाले लोग पाकिस्तानी और डायबिटीज़ का मरीज़ हो, लेकिन शाम को जब इफ्तारी के दस्तरख़्वान पे समोसे पकौड़े हों तो उनसे रहा कम ही जाता है। कुछ ना कुछ वो चख बैठते हैं। तो उस उस तरह की जो मतलब बदपरहेज़ी आप कह सकती हैं, उसके बारे में आप क्या एडवाइस है इन लोगों को? जिस बारे में यही एडवाइस है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इतनी गुंजाइश नहीं निकलती कि वो ऐसी बदपरहेज़ी जो है अफ़ोर्ड कर सके। तो बेहतर ये रहेगा कि वो अपनी डाइट को इफ्तार के टाइम पे सिंपल रखें, और फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसों से जितना परहेज़ मुमकिन है वो करें। मशरूबात से भी परहेज़ करें, सादा पानी उनके लिए बेस्ट है। लेना है तो नींबू पानी भी ले सकते हैं, और जो है फ्राइड चीज़ों से परहेज़ करें। अपनी प्लेट में जैसे उसकी जगह वो फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं। जो है खजूर, 2 खजूरों के साथ रोज़ा खोल सकते हैं, नमक के साथ या पानी के साथ, जो उनकी प्रेफ़रेंस है। लेकिन फ्राइड चीज़ों से बेहतर है कि वो या तो फ्रेश फ्रूट्स ले लें, सैलेड ले लें, या फिर जो है जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं जैसे चने की चाट हो गई है, दही हो गया थोड़ा-सा, इस किस्म की चीज़ें प्रेफ़र कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू सो मच आज टाइम निकालने के लिए और हमें इतना हमारे हमें हमें ना हमारे नाज़रीन को इतना बताने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आज की एपिसोड आपको पसंद आएगी। हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं हमें, जो आप चाहते हैं कि हम अपने अगले मेहमानों से पूछें। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है सेहत से या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट्स में हमें बताइएगा।